दोस्तों नमस्कार। राजनीति का ककहरा पढ़ना हो तो आपको संसद के भीतर और सड़क पर आंदोलन सीखना होगा। राजनीति का मिजाज कहता है कि महज संसद के भीतर मुद्दों को उठाने से काम नहीं चलता है। शायद इसीलिए सड़क पर आंदोलन की जरूरत पड़ती है। लेकिन राजनीति की बिसात पर सियासत किस तरीके से संसद से सड़क तक की परिभाषा को न सिर्फ उलट रही है बल्कि एक नए मिजाज के साथ खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर रही है कि ना तो संसद बर्दाश्त है और ना ही सड़क। यानी संसद के भीतर बोलने नहीं देंगे, सड़क पर आंदोलन करने नहीं देंगे। राजनीति साध सकते हो तो साध कर दिखाओ। सियासत का यह मिजाज इस देश के भीतर पहले कभी था नहीं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। क्या वाकई इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के भीतर विपक्ष चू ना कर पाए और वो कोई मुद्दा उठा ना पाए, और उसके बाद कांग्रेस ने सोचा कि अब लोगों के बीच जाएं, पदयात्रा निकालें, संवाद बनाएं, इस देश के उठते हुए मुद्दों को उन्हीं के बीच जाकर कहना शुरू कर दें, तो क्या वह भी बर्दाश्त नहीं है? सवाल यह नहीं है। पहली बार सवाल यह उठा है कि दरअसल जो संसद से सड़क तक की परिभाषा बीजेपी विपक्ष में रहते हुए न सिर्फ गढ़ती रही बल्कि दुनिया को बताती रही कि दरअसल विपक्ष का मतलब भारत में होता क्या है, भारत में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लेकिन सत्ता में आते ही अगर वह परिस्थितियां बदल गई है तो आज बेहद गंभीर मुद्दों के मद्देनजर इस देश के तमाम पन्नों को पलटने की जरूरत है। आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई? भारत में चुनाव होता है, हर 5 वर्ष के बाद जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है। इस देश के भीतर में चेक एंड बैलेंस संविधान करता है, उसमें नौकरशाही अपना काम करती है। इस देश के भीतर में कार्यपालिका और विधायिका के काम बटे हुए हैं। न्यायपालिका अपने तौर पर संविधान की व्याख्या भी करती है और न्याय को किस रूप में इस देश के लोगों के अनुकूल रखना है, इस दिशा में भी लगातार अपने फैसले सुनाती चली जाती है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर संसद के भीतर विपक्ष को बोलने ना दिया जाए, सड़क पर आंदोलन करने की इजाजत ना हो और सब कुछ संवैधानिक ढांचे में हो रहा है, इसका खुला ऐलान इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया यह कहते हुए कहे कि दरअसल जनता को जब जिस सरकार को चुना है उसने, तो उसके रास्ते कोई भी कैसे खड़ा हो सकता है। तो हम जिन पन्नों का आज आपसे जिक्र करना चाहते हैं, शायद इस देश के लोकतांत्रिक परिस्थिति भर से नहीं बल्कि इस देश के संवैधानिक परिस्थितियों से वह जुड़े हुए मुद्दे हैं। भारत के लोकतंत्र का मतलब महज वोट देना नहीं है। भारत के लोकतंत्र का मतलब हर समुदाय विशेष के बराबर के अधिकार भर भी नहीं है। भारत के लोकतंत्र का मतलब समानता है और शायद उस सेकुलरिज्म का भी जिक्र है जिसमें धर्म के आश्रय इस देश को हाँकने की कोई सोचे नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, परिस्थिति वश इस देश की इकोनॉमी सबसे पहले ढहती चली गई। इकोनॉमी नहीं संभलेगी तो आपको समाज के भीतर उठती हुई दरारों को भरने के लिए दरारों को और चौड़ा लोगों को बांट कर करना होगा। तो क्या इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग इस देश ने देखी, ये जानते समझते हुए कि सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा वोट बैंक में तब्दील होगा? वहां पर यह सवाल नहीं है कि भारत के भीतर में दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय यानी एससी और एसटी या फिर ओबीसी का समुदाय जो मंडल से निकली हुई सियासत को साधते चला आया, या फिर आर्थिक तौर पर जो विपन्न तबका है उसको लेकर समाज के भीतर जितने भी मुद्दे हों उसको इस तरीके से रखिए जहां पर लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव में तब्दील होता हुआ दिखाई दे। यानी राजनीतिक तौर पर संसद के भीतर विपक्ष को ना बोलने देना, यह एक सवाल है। दूसरा सवाल, लोकतंत्र के मंदिर संसद को पूरे वक्त तक भी ना चलने देना। और इन सारी परिस्थितियों में देश के सामने जब विकट समस्या आए तो उसको समाधान की जगह इस देश को उस दिशा में उलझा देना कि जनता सोचे कि यही सरकार शायद इसकी भरपाई कर सकती है। हमारी टीम ने इस पे बड़े शानदार तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स निकाले हैं। हमें लगता है इन बातों को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि आज हम एक लकीर खींच रहे हैं कोविड काल की।
कोविड काल के बाद की परिस्थितियों ने इस देश के भीतर के लोकतंत्र को क्या खत्म कर दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोविड से पहले जो आर्थिक परिस्थितियां इस देश की नोटबंदी और जीएसटी के साथ विकट परिस्थिति में भारत को लाकर खड़ा कर चुकी थी, उसमें सरकार ने जानबूझकर कोविड को आधार बनाया। और तीसरा सवाल, सरकार क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि विपक्ष सड़क पर आ गया तो इस देश में राजनीतिक तौर पर हाहाकार मच जाएगा। इस हाहाकार का मतलब महज 5 बरस में वोट देना भर नहीं है। पहली बार संवाद जनता से यह बनाना है कि दरअसल जो गवर्नेंस चल रही है, जो सरकार चल रही है, जिस संविधान के आसरे रूल ऑफ लॉ का जिक्र हो रहा है, उसको भी क्या गैर परिभाषित तरीके से इसमें परिभाषित करने की सोच को लाकर खड़ा कर दिया गया है। शुरुआत करते हैं। दरअसल कोविड काल याद कीजिए, 3 अप्रैल 2020 तक कोविड काल में पार्लियामेंट चलनी थी। झटके में कहा गया कोविड आ गया और 23 मार्च को पार्लियामेंट ठप कर दी गई। उसके बाद सेकंड लहर जब आई थी, 1 अक्टूबर 2020 तक चलनी थी, उसको भी 23 सितंबर को यह कहकर बंद कर दिया गया। कोविड की दूसरी लहर आकर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसके बाद मौका आया, 8 अप्रैल 2021 तक चलनी थी, लेकिन वह 25 मार्च को ही खत्म कर दी गई। उसके बाद इस दौर को अगर याद कीजिएगा तो 29 दिसंबर तक चलनी थी और आज तारीख है 23। पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए समाप्त कर दी गई। अगर कोविड काल से अभी तक जो 8 सदन बैठे पार्लियामेंट के, 8 सदन पूरे क्यों नहीं हो पाए? जितने विधेयक लाए गए वह विधेयक क्यों नहीं आ पाए? यहीं से असल सवाल शुरू होता है कि भारत की इकोनॉमी जिस डामाडोल स्थिति में आकर खड़ी हो गई, उसमें आज हम सिर्फ एक ऐसा हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिसमें सरकार की जो राय है और रिजर्व बैंक की जो राय है, दोनों जुदा है। यानी बैंकों को लेकर रिजर्व बैंक की जो परिस्थितियां होती हैं और महंगाई को लेकर रोकने के लिए जो उपाय रिजर्व बैंक खोजता है, और अर्थव्यवस्था जब डूब रही हो तो उसको लेकर रिजर्व बैंक जो कहता है उससे ठीक उलट सरकार कह रही है। और सरकार नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट में इसको लेकर जरा सी भी कोई बहस हो। आखिरी हिस्से में जब आप आते हैं तो 2 दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं भारत की इकोनॉमी जो डूबेगी उसकी सबसे बड़ी वजह क्रिप्टो करेंसी होगी। अब आप कल्पना कीजिए, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मोदी सत्ता ने दी। रिजर्व बैंक से उस समय हस्ताक्षर करवाए गए, कहा गया कि आप क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में हैं। उससे पहले जो आपने 2020 में जो रिपोर्ट दी थी वो क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ दी थी। तो सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के तहत भारत में उसकी एंट्री हुई और सरकार कुछ नहीं कर पाई? यह पहला सवाल उस डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा है जो एक खास तबके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है और भारत की ढहती हुई इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पूंजी बनाने की सोच जिस तबके के भीतर है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ड्राइव हो रही है? और सरकार भी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए क्या पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ में खिलौना तो नहीं बन गई है? ये सवाल पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठते हैं, या इसको उठने क्यों नहीं दिया जा सकता है कि रिजर्व बैंक जो कह रहा है सरकार उसके उलट क्यों कर रही है? दूसरा सवाल, भारत के भीतर बैंकों के निजीकरण की जो सोच सरकार के भीतर से निकल कर आई, उसको कई माध्यमों से, कई डायरेक्टरों के जरिए सरकार ने कहा कि हां प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्व बैंक की अपनी रिपोर्ट कहती है नहीं नहीं, प्राइवेटाइजेशन से भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पटरी पर आएगी, ना बैंकिंग प्रणाली को लेकर जो सवाल सरकार के जहन में है वह भी पटरी पर आ पाएंगे। यानी फिर 2 जुदा राह है। तीसरा सवाल महंगाई और लोगों से जुड़ा है, जिस इन्फ्लेशन को लेकर रिजर्व बैंक को काम करना चाहिए। अब एक के बाद एक वो रेपो रेट लगातार बढ़ा रही है, ईएमआई का बोझ जनता पर पड़ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठती है, कोई सवाल नहीं करता है। सवाल होता है तो शोर शराबे के बीच वो गायब हो जाता है। 0 आवर के भीतर में कुछ आवाजें आप जरूर महंगाई को लेकर सुनेंगे और बैंकिंग स्थिति को लेकर और रिजर्व बैंक के रुख को लेकर सुनेंगे। लेकिन एक सवाल यह है कि रिजर्व बैंक की कोई भी रिपोर्ट क्या इस दौर में पार्लियामेंट में रखी गई?
अब यहां पर इससे जुड़ी हुई आर्थिक परिस्थिति का एक हिस्सा और समझिए। सीएजी ने रिपोर्ट दी कि इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों ने लगभग 198 कंपनियों को घाटे में लाकर खड़ा कर दिया और उनको जो घाटा हुआ वह तकरीबन 2 लाख करोड़ का है। क्या इस पर कोई बहस होनी चाहिए कि सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी फेल कर गई है? ध्यान दीजिए, जब जब यह रिपोर्ट आई तब तब देश के वित्त मंत्री ने कहा महंगाई कहां है, देश की अर्थव्यवस्था कहां डूब रही है, सब कुछ तो शानदार है, हम देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। जब यह सवाल आया कि कॉरपोरेट को जो आप उसके नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए इस देश की संपत्ति उसके हवाले कर रहे हैं, तब यह सवाल उठा कि पार्लियामेंट में इसको लेकर बहस होगी। ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट पे ताला लग गया। ताला लगने का मतलब अनिश्चित काल के लिए रद्द होना नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि वहां पर विपक्ष का कोई स्पेस नहीं है। इसीलिए विपक्ष राजनीतिक तौर पर अगर सड़क पर सक्रिय होता है तो एक सवाल और जहन में आता है कि दरअसल सीबीआई और ईडी अपने तौर पर जब काम करती है तो कहते हैं कि गैर कानूनी जिसने काम किया है उसके दरवाजे पर वो दस्तक देगी ही। तो भारत के उस इकोनॉमिक सिस्टम को समझिए जो गवर्नेंस के जरिए भारत को अर्थव्यवस्था के मद्देनजर हर इंडस्ट्री को करप्ट करता है, हर सिस्टम के जरिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट को करप्शन के दायरे में ले जाकर कभी भी खड़ा कर सकता है, तो आप कभी भी उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, सिस्टम तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि सरकार सोच रही है कि अब अगर सड़क पे आंदोलन होने लगे या सड़क पे मुद्दे उठने लगे तो यह उसके लिए खतरे की घंटी है। असल सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कुछ देर के लिए 2014 से तमाम परिस्थितियों को अगर आप समझ रहे हैं तो पार्लियामेंट में ताला लगा दीजिए। पार्लियामेंट के भीतर जितने भी बहस मुहाइस हुए हैं उसमें जो जो विधेयक की शक्ल में आए, जो जो सरकार ने अपने तौर पर कैबिनेट के जरिए पास कराया और जो भी रिफॉर्म की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली स्थितियां रही, उसमें आपको कोई फैसला ऐसा नहीं मिलेगा जो विपक्ष चाहता था कि ये नहीं हो और वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, सत्ता ने जो चाहा वही हुआ। यहीं से सवाल निकलता है कि अगर इन चीजों का प्रभाव जनता पर पड़ रहा है और जनता के भीतर कुछ सवाल हैं, अगर उन सवालों को कोई मंच मिलने लगेगा तो सवाल कांग्रेस की पदयात्रा का नहीं है, सवाल किसी भी राज्य में विपक्ष की सड़क की राजनीति का नहीं है। इस देश के भीतर में नेता बहुत बार सड़क पर निकले, राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपने लिए संवाद बनाया और सत्ता भी पाई, लेकिन विकट स्थिति मौजूदा वक्त में इसलिए गंभीर है क्योंकि जनता के भीतर जो सवाल है उस सवालों का कोई स्पेस नहीं है। यानी भारत के भीतर का मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे नहीं उठाएगा, जनता को जो परेशानी हो रही है उसका जिक्र नहीं करेगा। कोई पार्लियामेंट्री या कोई विधायक अगर सत्ता के प्रतिकूल जाकर जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क पर उठाने लगे तो जाहिर है उसकी घेराबंदी शुरू हो जाएगी। तीसरा सवाल है, जनता ही नहीं बल्कि समुदाय विशेष और समाज के भीतर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो सवाल हैं, और पहली बार उसके ठीक समानांतर सामाजिक तौर पर मुस्लिम हिंदू के सवाल, नाम के सवाल, जिसका जो नाम है उसके हिसाब से सिस्टम काम करेगा, रूल ऑफ लॉ का सवाल जो संकीर्णतावाद है उसको सरकार और सत्ता प्रोत्साहित करेगी, और हमारा कानून उसके साथ चलेगा जो सत्ता के अनुकूल सड़क की सियासत करने में माहिर है। तो यहां पर दो सवाल सबसे बड़े हैं। पहला, क्या भारत में गुंडाइज्म कहिए, भारत के भीतर में सांप्रदायिकतावाद कहिए, भारत के भीतर में हिंसक राजनीति कहिए, भारत के भीतर धर्म की राजनीति के आश्रय उग्र हिंदुत्व का जाप कहिए, भारत के भीतर तुष्टीकरण के आश्रय भी क्या अल्पसंख्यक समुदाय की उग्र सोच को उभारने वाले लोगों के दायरे में खड़ा कीजिए। इन सवालों को उठने देना है। इन सवालों के लिए रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से संवाद बनाते हैं कि देखिए धर्म के नाम पर मत बटिए, आपको शांतिपूर्ण स्थिति में अपनी मौजूदगी का एहसास चुनाव के वक्त भी कराना है, और मौजूदा वक्त में जो सत्ता सीबीआई हो, ईडी हो, रिजर्व बैंक हो, बैंकिंग की प्रणाली हो, या आपको अलग अलग वेलफेयर स्कीम के तहत
सरकार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हुए इस बात का एहसास करा रही हो कि हमने तो पैसा दे दिया, तुम्हें दुख काहे का, लेकिन उसकी पूरी ग्रोथ रुक गई हो। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भारत के भीतर में एजुकेशन को लेकर सवाल था, समाज के भीतर काम करते हुए आगे बढ़ने की जो सोच थी, जब उस पर ब्रेक लगा दी गई तो फिर सड़क की राजनीति जो करेगा वह एक झटके में लोगों से संवाद बनाने लगेगा। ध्यान दीजिए, भारत के भीतर के सारे क्षत्रपों को कमरों में कैद किया गया, पार्टी दफ्तरों से निकलने की हैसियत उनकी नहीं बची, क्योंकि उनके पीछे सीबीआई और ईडी काम कर रही थी। राहुल गांधी खुद 5 दिनों में 50 घंटे ईडी से लगातार राफ्ता करते रहे। कल्पना की जा सकती है किसी देश में, किसी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जिसने हमेशा इस देश में सत्ता भोगी है, राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, लेकिन 5 दिनों तक कोई एजेंसी 50 घंटे पूछताछ करे और उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं करे। इस राजनीति को जरा समझिए। यह एक डर और खौफ की स्थिति है सत्ता के भीतर, क्योंकि सत्ता को एक चीज महसूस होने लगी है कि जनता अगर अपने मुद्दों को उठाने के लिए राजनीतिक मंचों का प्रयोग करने लगेगी तो फिर सत्ता गायब हो जाएगी। और यह बर्दाश्त मौजूदा वक्त में शायद बीजेपी की सत्ता को नहीं है। मंच दे पाने की स्थिति में ध्यान दीजिए, मायावती नहीं आ पाई, अखिलेश यादव नहीं आ पाए, नीतीश कुमार नहीं आ पाए, आरजेडी नहीं आ पाई। आरजेडी जब विपक्ष में थी तो अपने तौर पर नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के साथ थे। उस दौर में युवाओं को मंच मिल रहा था तेजस्वी यादव का, लेकिन एक झटके में सत्ता पलटी और वो खुद सत्ता में आ गए। अब जनता कहां सवाल उठाए? विपक्ष के तौर पर बीजेपी बिहार में मौजूद है, जनता सवाल कहां उठाए? जो अपने थे कल तक वो आज सत्ता में है, सवाल कैसे उठाए? मुश्किल हालात पनपते चले जा रहे हैं। विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मंच था, मायावती का मंच था। दोनों को धराशायी राजनीतिक सत्ता ने अपनी एजेंसियों और माध्यमों से करना शुरू कर दिया। ये बाहर निकलकर आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है। हेमंत सोरेन झारखंड के भीतर आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह खुद सत्ता के प्रतीक बन गए। नवीन पटनायक करने की स्थिति में नहीं है, ममता बनर्जी करने की स्थिति में नहीं है, स्टालिन करने की स्थिति में नहीं है। पंजाब के भीतर जाइएगा तो बादल परिवार भी राजनीतिक तौर पर उस रूप में आंदोलन करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है जहां वो जनता से संवाद बना पाए। यानी एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में, जहां पर क्षत्रप जो आंदोलन से निकले वो कमंडल मंडल के संघर्ष के तौर तरीके हों या फिर राजनीतिक तौर पर जातियों के आश्रय ही अपने आप को झंडा बरदार करना हो। ध्यान दीजिए, सभी एक झटके में सड़क की राजनीति से दूर हो गए। और इस दौर में अगर कांग्रेस ने सड़क की राजनीति को चुना तो सत्ता के भीतर हड़कंप इसलिए मचना था। सवाल यह नहीं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, सवाल यह है कि जनता को एक पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है। उस स्पेस को देने की स्थिति में भी मौजूदा बीजेपी सत्ता नहीं है, मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता नहीं है। यहां बीजेपी सत्ता और मोदी सत्ता के बीच भी एक महीन सी लकीर आपको खींचनी होगी, क्योंकि बीजेपी के सांसद हों या विधायक हों, यहां तक कि आरएसएस भी क्यों ना हो, उनके भीतर भी यह सवाल है कि आखिर किस तरीके से अपने क्षेत्र में जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो काम करे। संघ का किसान संघ देख लीजिए, भारतीय मजदूर संघ देख लीजिए, स्वदेशी जागरण मंच को देख लीजिए, आदिवासी कल्याण संघ को देख लीजिए। जो 22 संगठन मुख्य रूप से सक्रिय थे आज शिथिल इसलिए हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है देश की, वह आरएसएस की जो सोच इकोनॉमिक एस्पेक्ट में थी वह उसकी उल्टी हवा बहा रही है। और आरएसएस को बीजेपी या मोदी सत्ता के स्वयंसेवक के तौर पर काम करने के अलावे दूसरा कोई काम बचता नहीं है। पहला हिस्सा ये गायब हो गया, लेकिन उनके भीतर सवाल तो होंगे। अगला सवाल जो छत्रपों का उठा है, हर छत्रप, उत्तर प्रदेश की स्थिति सामाजिक आर्थिक देखिए, बिहार की देखिए, झारखंड की देखिए, मध्य प्रदेश की देखिए, पश्चिम बंगाल की देखिए, उड़ीसा की देखिए। इन तमाम जगहों पर इस देश के लगभग 200 विधान लोकसभा की सीटें आ जाती है और वोटरों की तादाद भी लगभग आधी स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन यहां पर गरीबी, मुफलिसी, जरूरत की मुद्दे और जरूरत के सामानों को जुगाड़ करने की परिस्थिति में सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम इन्हीं इलाकों में थोपी गई। लेकिन सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि 55%
मैक्सिमम है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो हो रहा हो, तो इसका मतलब है 45% का भीतर का गुस्सा है और 55% उससे उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है जो सरकार सोच रही है। तो सड़क की परिस्थिति को सरकार ने पहली बार आंका, समझा और परखा। और उसके भीतर यह सवाल है कि अगर जनता के भीतर से सवाल उठने लगे और उन सवालों को उठाते वक्त राजनीतिक दलों ने अपने मंच का प्रयोग उनके हाथों में सौंप दिया, तो चुनाव जनता और सत्ता के बीच हो जाएगा, जो राजनीतिक तौर पर बहुत ही घातक होगा। इस सवाल का जवाब बीजेपी के भीतर मोदी सत्ता को संभाले हुए जो 3-4 लोग हैं उसके हटकर बाकियों के सामने भी वही सवाल है। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लौटकर संतुष्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है कि देखिए ये हमारी सत्ता है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई ये कह पाने की स्थिति में आ नहीं पा रहा है। तो संसद के भीतर तो चुने हुए नुमाइंदे 300 से ज्यादा एनडीए के साथ हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 200 के करीब विपक्ष में है। उनको खामोश कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या, लोकतंत्र के मंदिर की परिभाषा और उसके जरिए सत्ता की धमक, ये तीनों जब चलेगी तो स्पीकर को कैसे लोकसभा और राज्यसभा चलाना है ये सबने देख लिया। लेकिन जब आप सड़क पर निकलते हैं तो वहां पर सड़क के नियम कायदे कुछ और होते हैं। लेकिन पहली बार उस सड़क के नियम कायदे और भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में सड़क के आंदोलनों को भी संसद की तर्ज पर खत्म करने, दबाने, ना निकलने देने की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में सत्ता के लिए इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि उसे समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था संभालने की स्थिति में वो है नहीं। उसे पता है कि इस देश के भीतर में जो मोटी मोटी लकीरें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर जो खींची गई है जिस भी रूप में, वह कहीं आपस में संवाद ना करने लगे। और संवाद करेगी तो सवाल बड़े हो जाएंगे और राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी। यानी पहली बार भारत की राजनीतिक सत्ता बहुमत के बाद भी एक ऐसे पिन पॉइंट पर पहुंच गई है कि अगर उसने पार्लियामेंट और सड़क यानी संसद और सड़क पर ब्रेक अपने अनुकूल ना लगाई तो यह सत्ता उलट जाएगी। यह परिस्थिति में आकर सत्ता इसलिए खड़ी है क्योंकि सत्ता अपने दायरे में यानी बीजेपी के भीतर और संघ के भीतर भी वह बिल्कुल हटकर गैर सरोकारी परिभाषा के साथ अपने आप को सत्ताधान बना रही है, सत्ता सर्वव्यापी है, इसका अनुभव करा रही है। तो आखिर के 2 सवाल जो सबसे बड़े सवाल है, क्या वाकई पार्लियामेंट में ना बोलने देना लोकतंत्र की जीत है या सत्ता की जीत है? क्या वाकई सड़क पर आंदोलनों को खत्म कर देना और संसद में भी ना बोलने देना, क्या यह भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक परिस्थितियों में सत्ता की जीत है या फिर इस भारत के लोकतंत्र की हार है? और इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है, भारत के भीतर में राजनीतिक तौर पर सियासी तानाशाही की ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई, जब लोकतंत्र का हर पिलर खुद को सत्ता मान ले और सत्ता के लिए काम करने की शुरुआत करे और उसी को बताए कि दरअसल यही है लोकतंत्र। यह पाठ इससे पहले इस देश ने कभी नहीं पढ़ा। उसी को लेकर जैसे ही सवाल शुरू होते हैं तब कहा जाता है जी नहीं, संसद आगे नहीं चलेगी, सड़क पर आप उतर नहीं सकते हैं, आंदोलन करेंगे तो ये मुश्किल आकर खड़ी हो जाएगी और हम इजाजत नहीं देते हैं। सियासत का ये अबूझ चेहरा इससे पहले कभी नहीं था, मौजूदा वक्त में यह आकर खड़ा हो गया है। समझ लीजिए तो ठीक, अन्यथा इस माहौल को भारत की राजनीतिक सत्ता के हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा में तब्दील होते देखना भी सीख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।